अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। आइए सच्ची कहानियों के सिलसिले की एक नई कहानी सुनते हैं जिसका उन्वान है गेंद और पीपल। तो आइए शुरू करते हैं। मेरी उम्र उन दिनों बमुश्किल 10 साल रही होगी। तब नॉर्थ नाज़िमाबाद नया नया आबाद हो रहा था। तामीराती काम जारी था। काफ़ी दूर दूर मकानात तामीर हो रहे थे। दरमियानी जगह में खाली प्लॉट थे जिन पर खुदरो घास उगाई थी। हमारे ब्लॉक में खासे मकान आबाद हो गए थे। यह पर मिडिल क्लास आबादी थी। इसे आप खुशहाल और खाते पीते अफराद की आबादी समझ सकते हैं। यहाँ 400 और 600 मुरब्बा गज के प्लाट थे। खाली प्लाट हमारे लिए मैदान का काम देते थे। हमसे बड़े लड़कों ने तो यहाँ क्रिकेट खेलने की पिच बनाई हुई थी। हर इतवार को यहाँ क्रिकेट मैच होता। संजीदा हजरात भी इन मैचों को शौक़ से देखते थे और हस्बे इस्तिताअत क्रिकेट टीमों की सरपरस्ती भी करते थे। यानी किसी टीम को नए बैट पैड और बॉल्स दिलवा दी या मैच के रोज़ लंच का इंतज़ाम कर दिया। गर्ज ये कि वो दौर मेरी ज़िंदगी का सुनहरी दौर था। हम जिस गली में रहते थे उसकी तरफ वाला बसियों और इस प्लॉट खाली था। स्कूलों में गर्मियों की तातीलात थीं, लिहाजा सिवाय खेलने, खाने और नित नई शरारतें करने के अलावा हमारे पास कोई काम नहीं था। एक दिन मैं नाश्ता करके घर से बाहर निकला तो कॉर्नर वाले प्लाट पर मुझे कुछ मज़दूर नज़र आए जो प्लाट के एक कोने को हमवार कर रहे थे। बावकार किस्म के एक साहब शेरवानी में मलबूस इन लोगों को कुछ हिदायत दे रहे थे। फिर इन मज़दूरों मिस्त्रियों ने दुआ के लिए हाथ उठा दिए। मैं समझ गया कि यहाँ भी तामीर शुरू हो चुकी है। दुआ ख़त्म करके शेरवानी साहब एक गाड़ी तक गए। इसमें से बड़ा सा मिठाई का एक डब्बा निकाला और वापस आकर मज़दूरों और मेहमानों में मिठाई बांटने लगे। अचानक इनकी नज़र मुझ पर पड़ी तो उन्होंने बहुत अपनाइयत से मुझे नज़दीक आने का इशारा किया। मैं कुछ शर्मिंदा हो गया कि ये सोच रहे होंगे कि कैसा नदीदा लड़का है, मिठाई पर से नज़रें ही नहीं हटा रहा है। मैंने झिझक कर इनकार में सर हिला दिया। अरे आ जाओ बेटा, वो बुलंद आवाज़ में बोले, हमारी खुशी में तुम भी शरीक हो जाओ। फिर वो मुस्कुराते हुए खुद ही मेरी तरफ आने लगे। मेरा दिल चाहा कि मैं वहाँ से भाग जाऊँ। न जाने क्यों मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वहाँ मौजूद हर शख्स मुझे तस्हीक आमेज़ अंदाज में देख रहा है। शेरवानी वाले साहब मेरे नज़दीक आ गए और बोले, बेटा, दूसरों की खुशी में हमेशा खुश होना चाहिए। लो, इसमें से अपनी पसंद की मिठाई निकाल लो, शर्माओ मत। फिर उन्होंने खुद ही कलाकंद का एक बड़ा सा टुकड़ा लिया और मेरे हाथ में रख दिया। अभी मैं कुछ फैसला भी नहीं कर सका था कि उन्होंने मेरे दूसरे हाथ पर चमचम रख दी। इसके शीरे में मेरा हाथ लिथड़ गया। वो मुस्कुराकर बोले, अरे मियाँ, आम, मिठाई और पाए खाने का मज़ा ही जब आता है जब हाथ और मुंह गंदे हों। मैं ये सोचकर मिठाई खाने लगा कि कहीं मेरा कोई दोस्त मुझे इस हाल में न देख ले। ख़ास तौर पर मुझे सफदर से ख़तरा था। वो तो ऐसी ऐसी बातें बनाता कि मेरा बाहर निकलना दूभर हो जाता। वहाँ मकान बन रहा था। मिठाई बढ़ती देखकर हमारे वकार साहब भी झट वहाँ पहुँचकर कतार में खड़े हो गए और उन्होंने मारे हविस के दोनों हाथ फैला दिए। सफदर के ये जुमले कबल वक्त मेरे कानों में गूंज रहे थे। वो इस तरह बात का बतंगड़ बनाया करता था। फिर वही हुआ। सफदर अचानक ही वहाँ आ गया और हैरत से मुझे देखने लगा। मुझे और तो कुछ न सूझा। मैंने जल्दी से कहा, सफदर, इधर आओ। शेरवानी साहब की नज़र इस पर पड़ी तो उन्होंने इसे भी बुला लिया और मिठाई के 2 टुकड़े उसके हाथों पर भी रख दिए। बेटा, नाम क्या है तुम्हारा? शेरवानी साहब ने मुझसे पूछा। मेरा नाम वकार है, वकारुल हसन, मैंने जल्दी से कहा। और तुम्हारा नाम तो मुझे मालूम हो ही गया है, उन्होंने सफदर की तरफ देखकर कहा। वकार ने अभी तुम्हें सफदर कहकर आवाज़ दी थी ना? जी हाँ, सफदर ने कहा और दोबारा मिठाई खाने में मसरूफ़ हो गया। मेरा नाम हसानुद्दीन बेग है, वो बोले। मैं मुलाजमत से रिटायर्ड होकर इस्लामाबाद से यहाँ आया हूँ। उन्होंने खुद ही अपना तारुफ कराया। ये बेग साहब से हमारी पहली मुलाकात थी। फिर 2 महीने के अंदर अंदर इस खाली प्लाट पर इमारत का ढांचा खड़ा हो गया। बेग साहब हफ्ते अशरे में एक दफ़ा चक्कर लगाते थे। इनका बंगला तो कोई ठेकेदार बना रहा था। मज़ीद 2 माह बाद इस खाली प्लाट पर एक शानदार बंगला तैयार हो चुका था। फिर वो वक्त भी आया कि बेग साहब वहाँ मुंतकिल हो गए। मुझे ये जानकर बहुत हैरत हुई।
کہ وہ بالکل تنہا ہیں۔ شادی انہوں نے کی ہی نہیں تھی اور دور و نزدیک کا کوئی رشتہ دار بھی نہیں تھا۔ بیگ صاحب خاصے زندہ دل آدمی تھے۔ وہاں آتے ہی انہوں نے ہماری کرکٹ ٹیم کی سرپرستی شروع کر دی۔ وہ کہتے تھے کہ ایک ہی محلے میں کرکٹ کی 2-3 ٹیموں کا کیا جواز ہے، کرکٹ کی ایک مضبوط ٹیم بناؤ اور شہر کی دوسری ٹیموں سے میچ کھیلو۔ بیگ صاحب بچوں اور نوجوانوں میں بہت مقبول اور ہر دل عزیز تھے۔ انہوں نے اپنے گھر کے سامنے خاصا بڑا لان بنوایا تھا۔ شام کو اکثر بچے اور نوجوان ان کے لان میں اکٹھے ہو جاتے۔ وہ کھیل ہی کھیل اور مذاق ہی مذاق میں ہمیں ایسی نصیحت آموز باتیں بتاتے کہ ہمارے دل میں اتر جاتی۔ محلے کے بزرگ بھی بیگ صاحب کا احترام کرتے تھے۔ وہ ہر فرد کے کام آنے کو ہمہ وقت تیار رہتے تھے۔ بیگ صاحب میں بہت سی خوبیاں تھیں، بس ان کی ایک خامی تھی کہ وہ محلے کی لڑکیوں کو دیکھ کر کوئی نہ کوئی شعر ضرور پڑھتے تھے۔ لڑکیاں بھی ان کی عادت سمجھ گئی تھیں، اس لیے مسکراتی ہوئی چلی جاتی تھیں۔ یہ گویا ان کا مذاق تھا۔ ہم میں سے اگر کوئی کسی لڑکی پر ایک کے بعد دوسری نظر بھی ڈالتا تو بیگ صاحب اس سے خفا ہو جاتے۔ وہ انتہائی پڑھے لکھے آدمی تھے اور ہر موضوع پر بے تکان بولتے تھے۔ معلومات عامہ، سیاست اور تاریخ پر ان کی گہری نظر تھی۔ امتحان کے دنوں میں اکثر لڑکے ان سے پڑھنے بھی آتے تھے۔ وہ صبح گھر سے نکلتے اور اکثر گھروں کے سودا سلف بھی لا دیا کرتے تھے۔ صدیقی صاحب کسی بینک میں معمولی ملازم تھے۔ ان کی بیٹی کی شادی کے موقع پر بیگ صاحب نے سارا انتظام اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ اس دور میں میرج ہال یا شادی ہال کا فیشن نہیں تھا۔ شادیاں عموماً کسی کھلی جگہ پر شامیانے کناتے لگا کر کی جاتی تھیں۔ بیگ صاحب نے ڈیکوریشن کا ایسا بہترین انتظام کیا تھا کہ ہر مہمان ان کی تعریف کر رہا تھا۔ پھر انہوں نے صدیقی صاحب سے ایک پیسہ بھی نہیں لیا۔ فارغ اوقات میں انہوں نے محلے کے بچوں کو باقاعدہ پڑھانا شروع کر دیا تھا۔ انہیں وہ سپہر کے وقت پڑھایا کرتے تھے، لڑکیوں کو صبح کے اوقات میں پڑھایا کرتے تھے۔ ایک دن اچانک میرا ایک دوست ناصر گم ہو گیا۔ لوگ اس کی تلاش میں نکل پڑے۔ بیگ صاحب تو یوں پریشان تھے جیسے ناصر انہی کا بیٹا ہو۔ سب لوگوں نے رات تک اسے تلاش کیا۔ پھر محلے والوں نے بیگ صاحب کے ساتھ جا کر پولیس میں رپورٹ درج کرا دی۔ میں نے ناصر کو آخری بار گلی کے نکڑ پر دیکھا تھا۔ شاید وہ گھر کا کوئی سودا لے کر آ رہا تھا۔ پھر اس کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ ناصر کی والدہ کی حالت صدمے سے خراب تھی۔ بیگ صاحب کبھی خالہ کو تسلی دیتے، کبھی ناصر کے والد کو، کبھی پولیس کو ٹیلی فون کر کے ناصر کے بارے میں معلوم کرتے، لیکن ناصر کا کوئی سراغ نہ ملا۔ پھر دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں تبدیل ہو گئے۔ ناصر کے گھر والوں کو بھی صبر آ گیا۔ پھر اچانک ہمارے محلے میں ہلچل مچ گئی۔ راشد صاحب کی بیٹی سلمیٰ اسکول سے آتے ہوئے غائب ہو گئی۔ وہ محلے کی ایک اور لڑکی صالحہ کے ساتھ اسکول جایا کرتی تھی۔ اس دن صالحہ اسکول نہیں گئی تھی۔ اسکول کی لڑکیوں اور ٹیچرز کا کہنا تھا کہ صالحہ چھٹی کے بعد گھر چلی گئی تھی، لیکن وہ گھر نہیں پہنچی۔ محلے والے ایک مرتبہ پھر سلمیٰ کی تلاش میں نکل پڑے۔ بیگ صاحب کو اس کا بہت صدمہ تھا۔ وہ کہتے تھے کہ سلمیٰ میری اسٹوڈنٹ تھی اور انتہائی ذہین بچی تھی۔ ایک مرتبہ پھر پولیس میں رپورٹ درج کرائی گئی۔ اس مرتبہ تو بیگ صاحب تھانے کے عملے پر بہت گرجے اور انہیں دھمکی دی کہ اگر 12 گھنٹے کے اندر اندر لڑکی نہ ملی تو تم سب کو معطل کرا دوں گا۔ سلمیٰ کے گھر میں صف ماتم بچھی ہوئی تھی۔ یوں بھی وہ سلجھی ہوئی طبیعت کی خوبصورت لڑکی تھی۔ محلے کا ہر فرد اسے پسند کرتا تھا۔ اس واقعے پر بھی وقت کی گرد پڑ گئی۔ ناصر کی طرح سلمیٰ کے والدین نے بھی صبر کر لیا۔ زندگی پھر اپنے معمول پر آ گئی، لیکن یہ سکون زیادہ دن برقرار نہ رہ سکا۔ اس مرتبہ عابد صاحب کی جوان بیٹی صائمہ غائب ہو گئی۔ صائمہ میٹرک کی طالبہ تھی اور بہت شوق اور چنچل تھی۔ اس کی گمشدگی کا قلق اس کے والدین کو تھا ہی، ان لڑکوں کو بھی تھا جو صائمہ کے یک طرفہ عشق میں مبتلا تھے۔ اس مرتبہ بیگ صاحب کے چیخنے چلانے پر پولیس والوں نے بہت سرکردگی دکھائی۔ انہوں نے محلے میں آ کر تفتیش کی اور کئی اوباش لڑکوں کو اٹھا لیا جو صائمہ کی محبت کا دم بھرتے تھے۔ ان لڑکوں کے والدین روتے پیٹتے بیگ صاحب کے پاس پہنچے اور ان سے کہا، آپ تو جانتے ہیں کہ بچے کچی عمر کے تھے، لیکن وہ اتنا بڑا کام نہیں کر سکتے۔ محلے کے ہر فرد کا یہ خیال تھا کہ وہ لڑکے کسی جوان لڑکی کو اغوا کر ہی نہیں سکتے۔ بیگ صاحب کے کہنے پر پولیس والوں نے ان لڑکوں کو چھوڑ دیا۔
इन बेचारों की हालत एक ही रात में तबाह हो गई थी। अब तो इन लोगों ने लड़कियां तो दरकिनार, महल्ले में काम करने वाली मासियों की तरफ देखना भी छोड़ दिया था। साइमा का भी कुछ सुराग न मिला। न जाने इसे ज़मीन निगल गई थी या आसमान खा गया था। बेग साहब इतने बददिल हुए कि उन्होंने ऐलान कर दिया, अब मैं बच्चों को नहीं पढ़ाऊँगा। इन बच्चों को देखकर मुझे गुमशुदा बच्चे याद आते हैं। महल्ले वालों के मजबूर करने पर वो बहुत मुश्किल से बच्चों को दोबारा पढ़ाने पर राज़ी हुए। मैं अब 12 साल का हो गया था और मुझे अच्छे बुरे में तमीज़ का फ़र्क भी मालूम हो गया था। फ़ाखरा हमारे महल्ले की बहुत शरारती लड़की थी। वो जितनी खूबसूरत थी, इतनी ही ज़हीन भी थी। भाईजान और उसमें न जाने कब ताल्लुक़ पैदा हुआ। दोनों एक दूसरे से छुप छुप कर मिलने लगे। मैं सब जानता था, लेकिन खामोश था। भाईजान इन दिनों एनडी कॉलेज में पढ़ रहे थे। कॉलेज से आते ही वो खाली प्लाटों की तरफ निकल जाते। इन प्लाटों में खुदरो झाड़ियों और दरख्तों का एक जंगल सा उगाया था। मैं जानता था कि फ़ाखरा वहाँ पहले से मौजूद होगी, या फिर वो अक्सर भाईजान के जाने के बाद छुपती छुपाती उस तरफ जाती थी। मैं जानता था कि ये खेल ख़तरनाक है, लेकिन भाईजान के जहन पर इश्क का ऐसा भूत सवार था कि इन्हें फ़ाखरा के अलावा कोई नज़र ही नहीं आता था। फ़ाखरा अक्सर हमारे घर भी आ जाती थी। बाजी से इसकी दोस्ती थी, लेकिन बाजी को इसकी आज़ाद ख़याली और बेबाकी अच्छी नहीं लगती थी। वो जब भी आती, अपने साथ कोई फिल्मी रिसाला लेकर आती और बाजी को बताती कि आजकल कौन सा हीरो या हीरोइन शादी के चक्कर में है या किसकी फ़िल्म ने ज़्यादा कामयाबी हासिल की है। अब्बा जी को आहिस्ता आहिस्ता इससे चिढ़ हो गई थी। भाईजान अलबत्ता इसकी आमद से बहुत खुश होते थे। एक दिन बातों बातों में उन्होंने कहा, मैं फ़ाखरा से शादी करना चाहता हूँ। अम्मी हत्ते से उखड़ गईं। इरफान, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। फ़ाखरा अच्छी लड़की नहीं है, इंतहाई फूहड़ और बदमिजाज है। सिर्फ खूबसूरती से क्या होता है। भाईजान अपनी बात पर अड़े रहे। दरख्तों के झुंड में इनकी मुलाकातें अब भी जारी थीं। एक दिन मैंने भाईजान के पीछे फ़ाखरा को जाते देखा, लेकिन मैं क्या कह सकता था, वो मुझसे बड़े थे। अचानक मेरी नज़र फ़ाखरा के अब्बा पर पड़ी। वो किसी फैक्ट्री में फोरमैन थे। गुस्से के भी बहुत तेज़ थे। मैंने इन्हें भी इस तरफ जाते देखा जिधर फ़ाखरा और भाईजान गए थे। मेरा दिल अनजाने खदशात से धड़कने लगा। अचानक दरख्तों के झुंड की तरफ से चीख और पुकार और हंगामे की आवाज़ें आईं। वो आवाज़ें सुनकर मैं भी दौड़ा। मेरे साथ महल्ले के कई और लोग भी थे। वहाँ का मंजर ही अजीब था। भाईजान और सलमा के वालिद गुत्थम गुत्था थे और फ़ाखरा एक तरफ खड़ी थी। लोगों ने इन दोनों को अलग किया और लड़ने की वजह पूछी। अजी साहब, फ़ाखरा के वालिद ने कहा, इस कमीने ने तो वो घटिया हरकत की है कि मुझे तो बताते हुए भी शर्म आ रही है। मैंने कोई घटिया हरकत नहीं की है, भाईजान चीखे। ये फ़ाखरा को वरगला कर इस तरफ ले आया, और अगर मैं कुछ देर और ना आता तो मेरी बच्ची की तो ज़िंदगी तबाह हो जाती। तुम बताओ क्या बात है। बेग साहब वहाँ पहुँचे तो हर शख्स पीछे हट गया। इरफान मुझे यहाँ धोखे से लाया था, कह रहा था कि तुम्हें मोर के बच्चे दिखाऊंगा। फ़ाखरा ने ठिठाई से झूठ बोला। और तुम इसकी बातों में आ गई, बेग साहब नागवारी से बोले। फिर वो फ़ाखरा के वालिद से बोले, इरशाद साहब, इस मामले को यहीं ख़त्म कर दें। ज़्यादा कुरे देंगे तो आप ही की रुसवाई होगी। मैं जानता हूँ कि इरफान ऐसा लड़का नहीं है। सब लोग अपने अपने घरों को चले गए, लेकिन महल्ले वालों के हाथ एक मौजू आ गया। भाईजान अलग शर्मिंदा शर्मिंदा से रहने लगे। इन्हें फ़ाखरा से इस झूठ और ढिठाई की तवक्को नहीं थी। फिर वो सब कुछ भूल भाल कर अपनी पढ़ाई में लग गए। मैंने भी इत्मीनान की सांस ली। एक दिन फिर महल्ले में भूचाल आ गया। फ़ाखरा सुबह कॉलेज के लिए घर से निकली थी, लेकिन वहाँ पहुँची नहीं थी। उसने नया नया कॉलेज में एडमिशन लिया था। मैंने अक्सर इसे दूसरे महल्ले के लड़कों के साथ हंसी मजाक करते और बातचीत करते देखा था। भाईजान तो इस वाक़ये के बाद फ़ाखरा के नाम से भी चिढ़ने लगे थे। महल्ले के हर फर्द की ज़बान पर यही बात थी कि फ़ाखरा घर से भाग गई। इसके बाप ने फ़ौरन पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दी कि इसकी बेटी को अगवा किया गया है और इसमें इरफान का हाथ है। वो काफ़ी अरसे से मेरी बच्ची के पीछे लगा हुआ था। भाईजान उस वक्त कॉलेज में थे। इंजीनियरिंग का आखिरी साल था, इसलिए वो कुछ ज़्यादा ही मसरूफ़ रहते थे। रात को देर तक पढ़ते रहते या फिर अपने किसी दोस्त के पास पढ़ने के लिए चले जाते। शाम का वक्त था जब पुलिस हमारे घर पहुंची। उस वक्त तक अब्बू भी ऑफिस से आ चुके थे। दरवाजे पर वही गए थे।
पुलिस के एएसआई ने उखड़ लहजे में पूछा, इरफान घर पर है? नहीं, वो तो कॉलेज गया हुआ है, अब्बू ने जवाब दिया। इरफान से क्या काम है आपको? इसने इरशाद साहब की बेटी को अगवा किया है, एएसआई ने बदतमीज़ी से कहा। मैं जानता था कि वो घर पर नहीं होगा, वो तो फाखरा को लेकर कहीं और चला गया होगा। आप कैसी बातें कर रहे हैं? अब्बू ने नागवारी से कहा। वो कॉलेज गया है और अभी थोड़ी देर में आ जाएगा। जब तक वो ना आए आप हमारे साथ चलो, एएसआई ने कहा। तुम होश में तो हो? अब्बू को एकदम गुस्सा आ गया। मैं कोई खरबूजे बेचने वाला या पनवाड़ी नहीं हूँ कि तुम कहो और मैं तुम्हारे साथ चल दूँगा। मैं 18 ग्रेड का सरकारी अफसर हूँ, मेरे साथ तमीज़ से बात करो। बुजुर्गों, यही तमीज़ अपने बच्चों को भी तो सिखाओ। इसने कोई मामूली जुर्म नहीं किया है, एक लड़की अगवा की है। इस वक्त तक भाईजान कॉलेज से आ गए। वो पुलिस के एएसआई को दरवाजे पर देखकर हैरान रह गए। उन्होंने अब्बू से पूछा, क्या बात है अब्बू? और तू इरफान है? एएसआई ने पूछा। हाँ, मैं ही इरफान हूँ, भाईजान ने कहा। चल, तुझे इंचार्ज साहब ने थाने में बुलाया है। तुम चलो, मैं अभी आता हूँ, भाईजान ने कहा। ओए, हमारे साथ चल, नवाब की औलाद, तू हमें इतना बेवकूफ़ समझता है क्या? मैं तुझे छोड़कर जाऊँ और तू फरार हो जाए? भाईजान ने अपनी किताबें और फाइल मेरे हाथों में दे दी और बोले, चलो, कहाँ चलना है? बेटा तुम घबराना मत, मैं भी आ रहा हूँ, अब्बू ने कहा। भाईजान के जाने के बाद अब्बू तो बेग साहब के घर की तरफ चले गए। मैंने भाईजान की किताबें रखी और थाने की तरफ दौड़ने लगा। थाना हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं था। एएसआई ने भाईजान को लॉकअप में बंद कर दिया और बोला, अभी इंचार्ज साहब नहीं हैं, वो आएंगे तो बात होगी। फाखरा का बाप तो पहले से वहाँ बैठा हुआ था। थोड़ी देर बाद बेग साहब, अब्बू और थाने का इंचार्ज आ गए। इंचार्ज ने भाईजान को बुलाया और इनसे पूछा कि कब से चक्कर चल रहा था। 1 साल पहले इसने मुझसे इजहार इश्क किया था, मैं भी इसकी बातों में आ गया। फिर जब इसने सब लोगों के सामने ढिठाई से झूठ बोला तो मैंने इसे मिलना छोड़ दिया, भाईजान ने कहा। फिर इंचार्ज ने तफ्तीश की तो मालूम हुआ कि जिस वक्त फाखरा गायब हुई है, भाई कॉलेज में थे। फिर बेग साहब और अब्बू की कोशिशों से भाईजान को इस केस से रिहाई मिली। पुलिस को इनके खिलाफ सबूत नहीं मिल सका था। जाहिर है कि फाखरा गायब थी तो भाईजान को भी गायब होना चाहिए था। इस वाक़ये के बाद से तो भाईजान बिल्कुल गुमसुम हो गए। वो ख़ुद को कसूरवार समझते थे कि इनकी छोटी सी भूल की वजह से पूरे घर की बदनामी हुई। आहिस्ता आहिस्ता इस वाक़ये पर भी वक्त की गर्द पड़ गई। कॉलेज से फारिग होकर भाई ने एक मल्टीनेशनल फर्म में जॉब कर ली। सब कुछ मामूल के मुताबिक चल रहा था कि महल्ले में कशीदगी फैल गई। इस मरतबा जुम्मा चाचा की बेटी कुलसुम घर से गायब थी। वो मैट्रिक में पढ़ती थी। इन सब वाक़यात में सिवाय एक वाक़ये के ये बात मुश्तरक थी कि गायब होने वाली हर लड़की बहुत खूबसूरत थी। सिर्फ नासिर लड़का था, वरना लड़कियां ही अगवा हुई थीं। कुलसुम शाम को अपनी खाला के घर से आ रही थी कि रास्ते से गायब हो गई। एक मरतबा फिर महल्ले में हाहाकार मच गई। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। कुलसुम को हर तरफ ढूंढा गया, लेकिन दूसरी लड़कियों की तरह वो भी ना मिली। महल्ले वालों ने अपनी बेटियों के तनख्वाह बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी। बाजी की शादी हो चुकी थी। वैसे अम्मी को ज़्यादा फिक्र नहीं थी, अलबत्ता वो मेरी तरफ से फ़िक्रमंद रहती थीं। लड़कियों को स्कूल और कॉलेज छोड़ने की जिम्मेदारी बेग साहब ने अपने ज़िम्मे ले ली। वो महल्ले की तमाम लड़कियों को जमा करके अपने साथ ले जाते और इन्हें स्कूल और कॉलेज छोड़ने के बाद लौट आते। फिर वो छुट्टी के वक्त इन्हें लेने भी जाते थे। महल्ले वाले भी कुछ मुतमईन हो गए। इन्हीं दिनों हमारे महल्ले में एक फैमिली किराए पर आकर रहने लगी। इस घराने में 2 जुड़वा लड़कियां अफशां और मायरा थीं। एक मेरा हमउम्र लड़का आसिफ था और एक बेटी थी जिसकी शादी होने वाली थी। जिस दिन इस लड़की की शादी थी, इसी शाम वो घर से गायब हो गई। इस मर्तबा लोगों में खौफ और हिरास फैल गया। महल्ले के कुछ लोग तो इसे जिन और भूतों की कारस्तानी करार देने लगे। आखिर वो लड़कियां कैसे गायब हुई थीं और कहाँ गईं कि उनका कोई सुराग ही ना मिला। वो लोग इतने बददिल हुए कि वो महल्ला ही छोड़ गए। बेग साहब ने अब बच्चों को पढ़ाना छोड़ दिया था। अब उन्होंने अपने घर में कैरम, शतरंज, लीडो वगैरह रख लिए थे। शाम को इनके घर में महल्ले के नौजवान जमा हो जाते थे। कुछ कैरम खेलने में मसरूफ़ हो जाते, कुछ शतरंज खेलते। बेग साहब भी खुसूसी तौर पर दिलचस्पी लेते। वो कहते थे कि बच्चों को इस किस्म की सरगर्मियों में मसरूफ़ रखा जाए
تو ان کے بگڑنے کے امکانات کم ہو جاتے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے محلے کے بہت سے لڑکے کیرم میں طاق ہو گئے۔ کچھ بچے جو ذرا ذہین تھے وہ شطرنج میں بڑوں کی برابری کرنے لگے۔ محلے میں امن و سکون تھا کہ ایک دن پھر کوہرام مچ گیا۔ اس مرتبہ ماجد چچا کا بیٹا ماجد غائب ہو گیا۔ ماجد کی عمر مشکل سے 8 برس ہوگی۔ لوگوں میں ایک مرتبہ پھر خوف و ہراس پھیل گیا۔ پولیس والے بھی عجیب شش و پنج میں تھے کہ اسی محلے کے لڑکے اور لڑکیاں کیوں غائب ہوتے ہیں۔ ان دنوں پولیس تھانے کا انچارج ایک نوجوان افسر تھا۔ وہ بہت فرض شناس اور دیانتدار تھا۔ اس کے آنے سے علاقے میں جرائم بھی کم ہو گئے تھے۔ اس نے چارج سنبھالا ہی تھا کہ محلے کی ایک جوان لڑکی کنیز غائب ہو گئی۔ وہ میٹرک کر کے پڑھائی چھوڑ چکی تھی اور گھر میں ہی رہتی تھی۔ غائب ہونے والی دوسری لڑکیوں کی طرح کنیز بھی بہت خوبصورت تھی۔ وہ اپنے چھوٹے بھائی کو اسکول لینے گئی تھی لیکن وہاں پہنچی نہیں تھی۔ بھائی خود ہی کسی نہ کسی طرح گھر پہنچ گیا۔ محلے میں ایک دفعہ پھر کوہرام مچ گیا۔ پولیس میں رپورٹ درج کرائی گئی۔ اس مرتبہ نئے انچارج نے خود اس کی تفتیش کا فیصلہ کیا۔ اس نے پہلے تو کنیز کے گھر والوں سے پوچھ گچھ کی، ان سے کنیز کے معمولات کے بارے میں معلوم کیا۔ وہ بیچاری تو سوائے بھائی کو اسکول لانے اور لے جانے کے کہیں جاتی ہی نہیں تھی۔ اسکول بھی گھر سے زیادہ دور نہیں تھا، مشکل سے 1 کلومیٹر کا فاصلہ ہوگا۔ پولیس انسپکٹر نے ماہر سراغ رسانوں کی طرح پہلے اس راستے کا جائزہ لیا۔ کنیز عموماً سڑک کے راستے اسکول جایا کرتی تھی۔ سڑک کے کنارے ایک مکان میں 2 دکانیں نکالی گئی تھیں۔ اس سے کچھ فاصلے پر ایک جھوپڑی ہوٹل تھا جو وہاں تعمیراتی کام کرنے والوں مزدوروں کی وجہ سے بنایا گیا تھا۔ وہ ہوٹل بھی عارضی تھا اور ایک خالی پلاٹ پر بنایا گیا تھا۔ جہاں تعمیراتی کام ہوتا ہے وہاں عموماً مزدوروں کے لیے ایسے جھوپڑی ہوٹل بن جاتے ہیں۔ پولیس انسپکٹر اس ہوٹل پر پہنچا اور اس کے مالک سے پوچھ گچھ کی۔ وہ پشاور کا رہنے والا تھا۔ انسپکٹر نے اسے کنیز کی تصویر دکھائی تو وہ اسے پہچان گیا۔ اگر کوئی خوبصورت اور پرکشش لڑکی روزانہ ایک ہی راستے سے گزرے تو لوگ اسے پہچان ہی لیتے ہیں۔ ہاں صاحب، ہوٹل کے مالک نے کہا، یہ لڑکی دن میں 2 دفعہ ادھر سے گزرتا تھا۔ اس کے ساتھ ایک بچہ بھی ہوتا تھا۔ تم نے آخری بار اسے کب دیکھا خان؟ انسپکٹر نے پوچھا۔ خان نے یادداشت پر زور دیا اور چونک کر بولا، اسے ہم نے کل دیکھا تھا۔ پھر ایک گاڑی آیا۔ ہم حیران تھا کہ یہ لڑکی تو ہمیشہ پیدل جاتا تھا، یہ گاڑی والا کون ہے؟ وہ اس لڑکی سے کچھ بات کر رہا تھا۔ ہمارے پاس رش تھا اس لیے ہم گاڑی والے کا شکل نہیں دیکھ سکا۔ پھر وہ لڑکی گاڑی میں بیٹھ گیا اور گاڑی چلی گئی۔ خان نے سوچ سوچ کر بتایا۔ پھر ہم نے اس بچے کو اکیلا ادھر جاتے دیکھا تو ہم حیران رہ گیا کہ وہ لڑکی کہاں گیا۔ ہم نے ایک مزدور سے کہا کہ اس بچے کو اس کے گھر تک چھوڑ کے آئے۔ وہ گاڑی کون سی تھی؟ انسپکٹر نے پوچھا۔ وہ نئے ماڈل کا ہونڈا تھا صاحب، خان نے جواب دیا۔ گاڑیوں کے معاملے میں بھی ان کی معلومات عام لوگوں سے زیادہ ہوتی ہے کیونکہ اس علاقے کے لوگ ڈرائیور زیادہ ہوتے ہیں یا پھر مزدوری کرتے تھے۔ گاڑی کا نمبر دیکھا تھا؟ انسپکٹر نے پوچھا۔ نہیں صاحب، خان نے جواب دیا۔ ویسے ہمارا عادت ہے کہ ہم گاڑی کا نمبر بھی دیکھتا ہے لیکن اس وقت 2-3 گراہک آ گیا اور ہم ادھر مصروف ہو گیا۔ گاڑی کا رنگ؟ انسپکٹر نے پوچھا۔ گاڑی کا رنگ سبز تھا، کائی کا جیسا سبز۔ وہاں سے انسپکٹر اور دکانوں پر گیا۔ وہاں بھی اس نے کنیز کی تصویر دکھائی اور اس کے بارے میں معلوم کیا۔ وہ دکاندار بھی اسے فوراً پہچان گیا اور بولا، صاحب یہ لڑکی اکثر اپنے بھائی کے ساتھ میری دکان سے ٹافیاں اور پاپڑ وغیرہ خریدا کرتی تھی۔ اسے یہ یاد نہیں تھا کہ لڑکی کو آخری بار کب دیکھا تھا۔ ان دنوں کراچی میں اتنی گاڑیاں نہیں تھیں جتنی آج ہیں۔ اس کے باوجود گاڑیوں کی تعداد لاکھوں میں تھی۔ انسپکٹر واقعی اپنی دھن کا پکا تھا۔ اس نے رجسٹریشن آفس سے تمام کاروں کی ایک ہسٹری حاصل کی۔ متعلقہ کلرک نے 2 دن میں انسپکٹر کو وہ لیٹر ٹائپ کر کے دیا۔ انسپکٹر نے اس لسٹ میں صرف ہونڈا کے نمبر نوٹ کر لیے، پھر مزید کمی کی اور صرف ان کاروں کے نمبر نوٹ کیے جن کا رنگ سبز تھا۔ اب لسٹ بہت محدود ہو گئی تھی۔ انسپکٹر نے علاقے کے ہر تھانے میں اطلاع دی کہ سبز رنگ کی ہونڈا جہاں بھی نظر آئے اسے اطلاع دی جائے۔ وہ ایک مرتبہ اس جھوپڑی ہوٹل کے نزدیک سے گزر رہا تھا کہ ہوٹل کی چائے پینے رک گیا۔
اس نے होटल के मालिक से पूछा, खान तुम्हें दोबारा तो वो गाड़ी नज़र नहीं आई? खान ने नफ़ी में सर हिला दिया, फिर चौंक कर बोला, साहब हमें एक और बात याद आया है। इस गाड़ी का बाएं तरफ वाला एक लाइट टूटा हुआ था। हमने सोचा था कि कैसा बदबख्त आदमी है, नया गाड़ी है और इसका बैक लाइट टूट गया तो इसे लगवाता नहीं है। इंस्पेक्टर जोश में खड़ा हो गया। उसने उस रोज़ सारे थानों को और ख़ास तौर पर ट्रैफिक पुलिस को इतला दे दी कि इस सब्ज़ गाड़ी पर नज़र रखें जिसकी बाएं तरफ की बैक लाइट टूटी हुई है। इससे भी मसला हल नहीं हुआ। लगता था कि गाड़ी किसी दूसरे शहर की थी या फिर इसके मालिक ने बैक लाइट लगवा ली है। सब्ज़ रंग की कारें तो बहुत सी थीं। फिर इसने महल्ले में तफ्तीश शुरू की। उसने बेग साहब के घर का भी जायज़ा लिया और इनसे कहा, जनाब आप अपना ये क्लब कुछ दिनों के लिए बंद कर दें। क्यों? बेग साहब घबराए। क्या यहाँ जुआ होता है या कोई और गैर कानूनी काम? यहाँ कुछ भी नहीं होता, लेकिन आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ कि इस क्लब को बंद कर दें। इंस्पेक्टर साहब, बेग साहब खुशीले लहजे में बोले, एक तो आप मेरे घर को बार बार क्लब कहकर इसकी तौहीन कर रहे हैं, फिर जो कुछ होता है मेरे घर के अंदर होता है। ये मामला काबिल दस्तअंदाज़ी पुलिस नहीं है, लेकिन हो सकता है। इंस्पेक्टर ने भी गुस्से में कहा, अगर यहाँ से कुछ बरामद हो जाए तो आपके साथ साथ महल्ले के बच्चे भी परेशान हो सकते हैं। आप मुझे धमकी दे रहे हैं? बेग साहब फुनकारे। आप शायद मुझे जानते नहीं हैं। मैं अभी आईजी साहब से बात करता हूँ, मेरे सामने ही कर लें। इंस्पेक्टर ने कहा, ताकि आईजी साहब जो हुक्म दें मैं इसी के मुताबिक काम करूँ। फिर इसने टेलीफोन सेट अपनी तरफ खिसकाते हुए कहा, चलिए मैं खुद ही आईजी साहब से बात कर लेता हूँ। बेग साहब ने टेलीफोन सेट इंस्पेक्टर से ले लिया और बोले, इंस्पेक्टर साहब, ये आपके थाने का टेलीफोन नहीं है, और रही बात इस क्लब की तो मैं इसे आज ही बंद कर देता हूँ। महल्ले वाले आपसे खुद निपट लेंगे। भाईजान ने इंस्पेक्टर से सवाल किया, आपने वो क्लब क्यों बंद करा दिया? वहाँ दिन रात लोगों का मजमा रहता था। इंस्पेक्टर ने कहा, वहाँ महल्ले ही के नहीं बल्कि दूसरे महल्लों के लड़के भी आने लगे थे। क्या आपने ये बात नोट नहीं की? जी हाँ, ये बात तो दुरुस्त है, भाईजान ने कहा, बल्कि इनमें कई लड़के तो औबाश भी हैं। आप सोच रहे होंगे कि मुझे इन सब बातों का इल्म कैसे हुआ? तो असल बात यह है कि इंस्पेक्टर साहब ने खुद महल्ले के तमाम समझदार बच्चों को बुलाकर ये कहा था कि हम इस सब्ज़ कार पर नज़र रखें जिसकी बाएं बैक लाइट टूटी हुई है। उन्होंने हमें ये तफसील भी बताई थी कि इन्हें इस गाड़ी का इल्म कैसे हुआ। दूसरी बात ये कि वो इंस्पेक्टर साहब अब्बू के कज़न थे, इसलिए हमें हर बात मालूम होती रहती थी। बेग साहब ने पहले तो महल्ले वालों को साथ मिलाकर घरेलू क्लब खोलने के लिए दरख्वास्त देना चाही, लेकिन महल्ले के लोग वाकई इन लड़कों से परेशान थे। जितने लड़के घर के अंदर होते थे इतने ही घर के बाहर चबूतरे पर बैठे रहते थे और हर गुजरने वाली लड़की को घूरते थे। अब बेग साहब खुद भी चबूतरे पर नहीं होते थे, इसलिए इन लड़कों को रोकने टोकने वाला भी कोई नहीं था। एक दिन बेग साहब ने मुझसे कहा, वकार भाई, मैंने अपने घर को क्लब बनाने के लिए बाकायदा दरख्वास्त दी है। मैं हुकूमत के इजाज़तनामे के साथ क्लब खोलूँगा और अब कमर्शियल बुनियादों पर खोलूँगा। वहाँ आने वालों के लिए मेंबरशिप लाजमी होगी। फिर देखूँगा ये इंस्पेक्टर कैसे मुझे रोकता है। अंकल, क्या आप फिर से मेंबरशिप फ़ीस लेंगे? मैंने पूछा। मियाँ, कारोबार तो कारोबार है। फिर वो हंसकर बोले, लेकिन महल्ले के बच्चों के साथ ये रियायत होगी कि वो फ्री भी मेंबरशिप हासिल कर सकेंगे। मैंने ये बात इंस्पेक्टर साहब को बताई तो वो कहने लगे, मैंने महल्ले वालों से पहले ही एक दरख्वास्त लिखवा कर भिजवा दी है कि इलाका मकीनों को इस क्लब की वजह से बहुत दिक्कत होती है। महल्ले की लड़कियां इस रास्ते से गुजर नहीं सकती, लिहाजा वहाँ क्लब ना खोला जाए। फिर ये कोई कमर्शियल इलाका तो है नहीं, इसलिए क्लब भी नहीं खुल सकेगा। मैं उन दिनों 8वीं में था, इम्तहानात हो चुके थे, स्कूल में गर्मियों की छुट्टियां थीं, इसलिए हम लोग सारा दिन फारिग रहते थे। दोपहर से ही महल्ले के लड़के गली में निकल आते और क्रिकेट शुरू हो जाती। बेग साहब भी अब दोबारा चबूतरे पर बैठने लगे थे और इनके साथ सिर्फ महल्ले के लड़के होते थे और दूसरे महल्ले के नहीं। हम लोग अक्सर बड़े बड़े बल्ब लगाकर नाइट मैच भी खेलने लगे थे। जिन लोगों ने नॉर्थ नाज़िमाबाद देखा है, इन्हें अंदाज़ा होगा कि वहाँ की गलियाँ कितनी चौड़ी हैं। फिर हमारी गली तो कुछ ज़्यादा ही चौड़ी थी। वहाँ से सड़क निकालने का प्रोग्राम था।
इस दिन शाम को हम क्रिकेट खेल रहे थे। मैंने ज़बरदस्त हिट लगाई तो बाल उछलकर गली के कोने पर लगे हुए पीपल के दरख्त की शाखों में उलझ गई। अब ये उस लड़के की जिम्मेदारी होती थी कि या तो वो गेंद वहाँ से लेकर आए या फिर नई गेंद खरीद कर लाए। इस दिन खेल ख़त्म होने के बाद लड़कों ने मुझसे कह दिया था कि कल हमें गेंद चाहिए। मगरिब होने वाली थी, इसलिए सब लड़के अपने अपने घरों को चले गए। पीपल का वो दरख्त मेरे लिए नया नहीं था। मैं बचपन में अक्सर इस पर चढ़ा करता था और शर्त लगाकर चढ़ता था कि मुझसे ऊपर कोई जाकर दिखाए, और अभी तक कोई मेरा रिकॉर्ड तोड़ नहीं सका था। रात में इस दरख्त तक पहुंचा। मुझे मालूम था कि मैं किस तरफ से ऊपर चढ़ूं। मैं आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चढ़ गया, लेकिन गेंद मुझे कहीं नज़र न आई। मैं मज़ीद ऊपर चढ़कर गेंद ढूंढने लगा। अचानक मेरी नज़र बेग साहब के घर की तरफ उठ गई। इनकी चार दीवारी के अंदर का मंजर साफ नज़र आ रहा था। फिर मुझे हैरत का शदीद झटका लगा। मुझे वो दोनों जुड़वां बहनें वहाँ दिखाई थीं जो पहले हमारे महल्ले में आकर रही थीं और जिनकी एक बहन शादी वाले दिन गायब हो गई थी। मैं गेंद को तो भूल गया और इन लड़कियों को देखने लगा। थोड़ी देर बाद मुझे बेग साहब दिखाई दिए। इनके हाथ में एक प्लेट थी जिसमें रंगारंग मिठाइयाँ थीं। उन्होंने खुद भी छाँट कर बर्फ़ी का एक टुकड़ा उठाया और इन लड़कियों को भी इसरार करके मिठाई खिलाने लगे। दोनों लड़कियां मज़े ले लेकर मिठाई खा गईं। मैं फिर गेंद तलाश करने वाला था कि फिर चौंक उठा। इनमें से एक लड़की बेहोश होकर लुढ़क गई, फिर दूसरी लड़की भी लुढ़क गई। बेग साहब अंदर कमरे में गए और 2 चादरें ले आए। उन्होंने एक चादर में एक लड़की को लपेटा तो मैं चौंक उठा। अब तमाशा देखने का वक्त नहीं था। मेरे पास अगर इस वक्त मोबाइल होता तो मैं भाग दौड़ से बच जाता। मैं जल्दी से दरख्त से नीचे उतरा और थाने की तरफ दौड़ लगा दी। इंस्पेक्टर इस वक्त तो कहीं जाने की तैयारी कर रहे थे। मुझे बदहवासी में देखा तो जाते जाते रुक गए। मैंने जल्दी से इन्हें सारा वाक़या बता दिया। वो फ़ौरन 2 सिपाहियों को लेकर चलने को तैयार हो गए। इस ज़माने में पुलिस वालों के पास पुलिस की मोबाइलें वगैरह बहुत कम थीं। पुराने ज़माने की डीजल जीपें हुआ करती थीं और वो भी शहर के बड़े बड़े थानों में। इंस्पेक्टर साहब के पास मोटरसाइकिल थी। उन्होंने अपने एक मातहत को अपने साथ बिठाया और बकिया 2 को साइकिलों पर आने की हिदायत की। इनमें से एक के साथ मैं भी बैठ गया। जब पुलिस वाले वहां पहुंच गए तो उन्होंने 2 पुलिस वालों को मकान के अकब में भेज दिया। मकान का एक दरवाज़ा पीछे की तरफ भी था। फिर उन्होंने मेन गेट पर लगी हुई इतलाई घंटी बजाई। कुछ देर बाद बेग साहब अंदर से बरामद हुए। पुलिस को देखकर वो पूरी तरह चौंक उठे। फिर संभल कर बोले, सहे नसीब इंस्पेक्टर साहब, आज कैसे सहमत फरमाई? क्या आप मेरा घर भी सील करना चाहते हैं? हम आपको सील करना चाहते हैं, इंस्पेक्टर ने हंसकर कहा। ज़रा अंदर तो चलिए। माफ़ कीजिएगा, मैं इस वक्त आपको अंदर नहीं बुला सकता। मेरी कुछ रिश्तेदार आए हुए हैं और इनमें कुछ पर्दादार ख़वातीन भी हैं, बेग साहब ने बहुत मतानत से कहा। हम पर्दादार ख़वातीन की तरफ देखेंगे भी नहीं, इंस्पेक्टर ने कहा। आप अंदर तो चलें। आप मेरी मर्ज़ी और इजाज़त के बग़ैर मेरे घर में दाखिल नहीं हो सकते। बेग साहब का लहजा बदल गया। तो आपसे इजाज़त मांग कौन रहा है? इंस्पेक्टर ने कहा। फिर दुरुस्त लहजे में बोला, अंदर चलो। इसके साथ ही उन्होंने बेग साहब को धक्का भी दिया। ये अच्छी ज़बरदस्ती है, बेग साहब ने कहा। पुलिस खुद ही गैर कानूनी हरकत करे तो आवाम को कैसे रोकेगी? अंदर चल, अवाम का बच्चा। पुलिस वाले ने इस मर्तबा इनकी गर्दन पकड़कर अंदर धकेला। हम अंदर दाखिल हुए तो मैं धक से रह गया। वहाँ तो कुछ भी नहीं था। सिपाहियों ने दूसरे कमरों में भी तलाशी ली। वो लड़कियाँ तो क्या, इनका साया भी नहीं था। यार बकार, इंस्पेक्टर साहब ने कहा, तुमने तो मरवा दिया। अब ये हमारे लिए मुश्किल खड़ी कर देगा। जो तुमने अपनी आंखों से देखी थी वो लड़कियाँ? जी हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखी थी, मैंने जवाब दिया। अचानक इंस्पेक्टर साहब की नज़र पोरिच में खड़ी हुई गाड़ी पर पड़ी। बेग साहब ने इस पर कपड़ा डाल रखा था। ज़रा इस गाड़ी का कपड़ा हटाएं, इंस्पेक्टर साहब ने कहा। मैंने देखा कि सुनते ही बेग साहब का चेहरा धुआं धुआं हो गया। फिर एक सिपाही आगे बढ़ा और गाड़ी का कवर हटा दिया। इसकी अगली सीट पर दोनों लड़कियां चादरों में लिपटी पड़ी थीं। गिरफ्तार कर लो इसे, इंस्पेक्टर साहब चीख कर बोले। सिपाही ने हथकड़ी निकालकर बेग साहब के हाथों में डाल दी। बाद में बहुत से इंकशाफात हुए। बेग साहब असल में बुर्दा फरोश थे। इनका असल मकसद तो लड़कियां ही थीं।
लड़कों को वो लोगों को भटकाने के लिए अगवा करते थे, इन्हें किसी बेकार कैंप को बेच देते थे, लड़कियों को खलीज की रियासतों में भेज देते थे। इस हवाले से पाकिस्तानी लड़कियों की बुर्ता फरोशी आम थी। हमारी इतला के मुताबिक बेग साहब ने न जाने किस वक्त ले जाकर गाड़ी का रंग भी बदलवाया और इसकी बैक लाइट बदलवा ली थी। बेग साहब अब न जाने जिंदा भी होंगे या नहीं, अल्लाह इन्हें माफ़ करे। इन दो लड़कियों के बारे में तो मैंने आपको बताया ही नहीं। इनमें से एक लड़की आज मेरी बीवी है और अब वो लड़की नहीं बल्कि कई बच्चों की माँ है। मैं अभी तक इसी मकान में रहता हूँ। बेग साहब का मकान बाद में किसी ने ख़रीद लिया था, लेकिन मैं आज भी इस मकान के सामने से गुज़रता हूँ तो मुझे वो मंज़र याद आ जाता है जब उन्होंने मेरी बीवी को मिठाई खिलाई थी और चादर में लपेटा था। इस वाक़ये में सारा काम इस पीपल के दरख्त और गेंद का था। अगर मैं दरख्त पर ना चढ़ता तो आज अब शाम मेरी बीवी ना होती।